जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं क्लास 12th का मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूं और आप जानते हैं कि पहले बहुविकल्पी प्रश्न होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला बहुविकल्पी प्रश्न ये है। मान लीजिए कि समुच्चय इतना दिया है और इसमें आर एक संबंध दिया है और कह रहा है कि यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं है। फिर कह रहा है स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है। फिर कह रहा है सममित है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब ये होगा कि स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। तो स्वतुल्य है कि नहीं, तो स्वतुल्य कब होगा, जब उस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से जरूर जुड़े होंगे। तो देखते हैं 1 रिलेटेड 1 है, 2 रिलेटेड 2 है, 3 रिलेटेड 3 है ये, और 4 रिलेटेड 4 है। तो इस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से जुड़े हैं, तो यह क्या है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, और ये लिखा है स्वतुल्य नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। और ये भी सही हो सकता है, तो ये सही हो सकता है, ये सही, ये सही, क्योंकि तुल्यता संबंध में स्वतुल्य आता है। अब फिर देखते हैं कि सममित है कि नहीं। तो ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं 1 रिलेटेड 2 है तो 2 रिलेटेड 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 रिलेटेड 2 है, लेकिन आप यहां पर देखिए 2 रिलेटेड 1 नहीं है, कहीं नहीं है, अर्थात यह सममित नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सममित नहीं है, सममित नहीं है। इसमें कह रहा है कि सममित है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसमें भी आता है कि सममित है, तो यह भी ऑप्शन का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा सममित नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि स्वतुल्य है, सममित नहीं है, लेकिन क्या संक्रामक है कि नहीं, यह देख लेते हैं। तो संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है, तो ए रिलेटेड क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 रिलेटेड 3 है, 3 रिलेटेड 3 है, तो 1 रिलेटेड 3 है, यही है। फिर 1 रिलेटेड 3 है, 1 रिलेटेड 3 है, और ये ले लीजिए 3 रिलेटेड 2 है, 3 रिलेटेड क्या है, 2 है, तो 1 रिलेटेड 2 है ही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यह संबंध संक्रामक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, एफ एक्स बराबर 3x है और एफ आर से आर में एक संबंध है। तो कह रहा है कि यह जो फलन है एकाएकी और आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है, एकाएकी है पर एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है। यह न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो पहले हम एकाएकी चेक करते हैं कि यह एकाएकी है कि नहीं। तो एकाएकी के लिए क्या होता है, एकाएकी के लिए ये होता है कि प्रांत का 2 एलिमेंट लेते हैं। इसका 2 एलिमेंट लीजिए, x1 x2 बिलोंग इन R। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इमेज को बराबर मानते हैं, f(x1) बराबर f(x2), ये बराबर मानते हैं। f(x1) की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके हिसाब से x(x1) की वैल्यू आ जाएगी 3x1 और f(x2) की वैल्यू 3x2 आ जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर x2। मैंने इमेज को बराबर माना तो वे एलिमेंट भी बराबर आ गया, तो हमारा फलन का हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कह रहा है एकाएकी नहीं है। फिर ये भी कह रहा है बहुएक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एकाएकी है तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि आच्छादक है, ये कह रहा है कि आच्छादक नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह फलन आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक हम लोग चेक करते हैं। तो आच्छादक हम कैसे चेक करते हैं, हम ये दिखा देते हैं कि सहपरांत के प्रत्येक एलिमेंट के लिए परांत में पूर्व प्रतिबिंब क्या है, मौजूद है। तो हम सहपरांत का कोई एलिमेंट लेते हैं। हमारा फलन था R से R में, तो ये पहले वाले सेट को प्रांत बोला जाता है, दूसरे वाले सेट को सहपरांत। तो
सअपरांत का कोई स्विच एलिमेंट हम मान लेते हैं y। माना सअपरांत r का कोई स्विच तत्व y है, तब y बराबर fx। हमने क्या मान लिया है कि सअपरांत का कोई तत्व का ले लिया है, y ले लिया है, ठीक है। y बराबर fx, तो y बराबर fx की वैल्यू यहां से रखते हैं 3x। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा y/3। अब y के प्रत्येक मान के लिए y का हम कोई भी वास्तविक मान रखेंगे तो x का वास्तविक मान मिलेगा, यानी कि y जो है क्या है, सअपरांत का एलिमेंट है और x परांत का, अर्थात यह प्रतिबिंब है, इसका पूर्व प्रतिबिंब है। अर्थात हम कोई भी प्रतिबिंब रखेंगे, यहाँ पर y का मान कोई भी रखेंगे तो इस y के संगत हमें परांत में कोई ना कोई वास्तविक मान का हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए यह फलन आच्छादक हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो यह दिया गया फलन एकाएकी है और आच्छादक है। तो अब मैं सवाल सिलेक्ट किया हूं, 3 सवाल मैं पुनः सिलेक्ट किया हूं। तो पहले मैं इस सवाल को बताना चाहूंगा। लिखा है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः कर्ण में 3 और 2 है और वेक्टर ए डॉट बी बराबर √6 दिया है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको दिया है कि वेक्टर ए का जो परिमाण है वो √3 है और वेक्टर बी का जो परिमाण है वह 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है √6। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता क्या है, ये होता है मॉड ए मॉड बी और cos थीटा और ये हो जाएगा √6। मॉड ए का मान √3, मॉड बी का मान 2 और cos थीटा बराबर √6। ये गुणे में है, उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। तो √6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और बाई ये √3 और ये 2 आ जाएगा। इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं √2 √3 और ये √3 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। ये कैंसिल 1/√2। अब ये जरा हम सोचेंगे कि cos के कितने अंश का मान होता है। तो cos थीटा बराबर होता है cos 45 अंश, तो ये कैंसिल, थीटा बराबर हो जाएगा 45 अंश। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कहां चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब मैं इस सवाल को हल करता हूं और ये सवाल है आपका अव्यूह से और अव्यूह का गुणा करना है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। यहाँ पर ए बी ज्ञात करना है, तो ये 2 है, 4 है, 3 है, 2 है और ये 1 है, 3 है, -2 और 5 है। तो कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति उठाते हैं, स्तंभ में गुणा करते हैं इसे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 दूना के -8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 + 4 5 20 हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा। अब दूसरा पंक्ति उठाएंगे, 3 एकम में 3 और 2 दूना के -4, 3 तिली के 9 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा ये। अब हल कर लीजिए, 2 में से 8 जाएगा -6, तो चाहेंगे तो -6 वाला यह ऑप्शन है और यह ऑप्शन, तो यह ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो गए और 20 और 6 26 हो गया। तो इतना से हम बता सकते हैं, -6 है, -26 है, तो अभी नहीं बता सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, एक और हमें करना पड़ेगा। तो 3 में से 4 जाएगा -1, ये -1 है, ये 1 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो केवल इतने से हो जाएगा काम आपका, लेकिन कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं 10 और 9 19। तो देख सकते हैं आप, ये 19 आया है, ये -19, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल इंटीग्रेशन से है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है sin² x, सॉल्व कर रहा हूं मैं, -cos² x अपन sin² x cos² x dx।
मैं इसको अलग अलग लिखना चाहता हूं, ये इसका भी हर है, ये इसका भी हर है, डिनोमिनेटर है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, और माइनस कास स्क्वायर एक्स और अपान साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। ये कास से कास खत्म और ये साइन से साइन खत्म, एक बटा कास स्क्वायर, ये चला जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ये बन जाता है, और ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। अब अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, और माइनस और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस काट एक्स होता है, माइनस काट एक्स, और प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस। तो ये ऑप्शन आपका चला जाएगा tan x प्लस काट एक्स प्लस सी, tan x प्लस काट एक्स प्लस सी, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सवाल दिया गया है, इन 5 सवालों को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सवाल को हल करता हूं। tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात करना है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू, हमने मान लिया क्या, थीटा मान लिया। tan इनवर्स उधर जाएगा, तो tan इनवर्स इधर जाएगा, तो ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि tan के कितने अंश का मान रूट 3 होता है, तो tan थीटा बराबर माइनस tan, ये 60 का मान होता है, अर्थात π/3 हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, तो लिख सकते हैं। यहां पर जो tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा है tan इनवर्स x का, वह माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, और यहां से हम देख रहे हैं कि यह मुख्य शाखा के अंतर्गत है, तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस π/3, क्योंकि यह अपने मुख्य शाखा के अंतर्गत है। इसका मतलब यह है कि tan इनवर्स माइनस √3 की मुख्य मान इसका हो जाएगा माइनस π/3। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। अगले सवाल को हल करते हैं हम लोग। अगला सवाल अभी उसे लिया गया है, y की वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, हमको x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 7, 4, 1 और 8। ठीक है, y की वैल्यू आपको दे रखा है 3, 4, 1 और 4। y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो y की वैल्यू रखेंगे तो 3, 4, 1, 4, और ये है 7, 4, 1 और 8। ये प्लस में वैल्यू है, उधर जाएगा, माइनस में वैल्यू हो सकती है, 7, 4, 1 और 8 लिख सकते हैं, माइनस 3, 4, 1 और 4। अब ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4। ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 4, 0, 0, 4। अब 2 से भाग होगा तो सब में 2 से भाग होगा, तो इसमें 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2, 0, 0, 2 आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल सततता से लिया गया है।
एफ एक्स की वैल्यू ये दिया गया है और कह रहा है कि सिद्ध करना है कि एफ एक्स यक्स बिलोंग इन आर पर ये सतत फलन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। हम जानते हैं कि मॉड एक्स और मॉड एक्स प्लस वन ये दोनों सतत फलन होते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग इन आर। ये दोनों मापांक फलन है, मापांक फलन है। और हम जानते हैं कि जो मापांक फलन होता है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होता है, सतत फलन होता है। अतः ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग इन आर के लिए सतत होंगे। तो ये दोनों सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होंगे। और हम यह भी जानते हैं कि सतत फलनों का योगफल भी क्या होता है, एक सतत फलन होता है। चूंकि सतत फलनों का योगफल एक सतत फलन होता है, सतत फलन होता है। जब हम जानते हैं कि सतत फलनों का योगफल सतत फलन होता है तो मॉड एक्स यह भी सतत है प्लस मॉड एक्स प्लस वन ये भी सतत है। इन दोनों का योग भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। ठीक है, अर्थात ये सतत फलन होगा सभी एक्स बिलोंग इन आर के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी सवाल हल कर दिया। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल अवकलन से है और हमसे अवकलज की वैल्यू पूछ रहा है। दिया है y बराबर दिया है log cos x और dy by dx की वैल्यू पूछ रहा है जब x बराबर क्या है, पाई बाई 4 है। तो अवकलन करते हैं। ये dy by dx बराबर क्या होगा, इसको t मानते हैं तो log t का होगा 1/t cos x और फिर cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x। तो साइन बटा cos क्या हो जाएगा, माइनस tan x हो जाएगा। और हमें dy by dx की वैल्यू पूछ रहा है कब, जब x का मान पाई बाई 4 है तब। तो ये dy by dx का मान हम निकालेंगे, कब निकालना है, जब x का मान पाई बाई 4 है तब। तो माइनस यहाँ पर tan x की वैल्यू हम रखेंगे और x की वैल्यू दिया है आपका पाई बाई 4। और हम जानते हैं tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो dy by dx का मान x बराबर पाई बाई 4 पर क्या है, -1 है। ठीक है, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल पुनः ये लिया गया है समाकलन से लिया गया है और ये है समाकलन आपको करना है x स्क्वायर e के पावर x dx। ठीक है, तो इसको हम लोग खंडशः समाकलन पर करेंगे, खंडशः समाकलन करेंगे और आइलेट के अनुसार ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग पहला फंक्शन मानेंगे। ठीक है, और इसे क्या मानेंगे, दूसरा फंक्शन। तो दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या होता है, ये सूत्र मैं लिख देता हूं। क्या होता है सूत्र समाकलन, पहला गुणे दूसरा फलन। ये सूत्र होता है पहला फलन दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन, फिर क्या होता है, पूरे का समाकलन होता है। ये तो क्या हो जाएगा, पहला फलन एक्स स्क्वायर, दूसरा का समाकलन यानी e के पावर x का समाकलन माइनस पहला का अवकलन और दूसरा का समाकलन और फिर क्या हो जाएगा, पूरे का समाकलन।
तो ई के पावर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स dx। यह दो बाहर हो जाएगा और फिर हम एक बार और खंडशः समाकलन अप्लाई करेंगे। दो बाहर हो गया ये x इंटू ई के पावर एक्स dx। पुनः हम खंडशः समाकलन करेंगे। खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर, यहां भी हम खंडशः समाकलन कर रहे हैं। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन करने पर, तो खंडशः समाकलन करें, पुनः वही सूत्र लगेगा। यह एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, ई के पावर एक्स लिखा -2, फिर पहला फलन दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन डी बाई डी एक्स दूसरा का समाकलन, और ये हो जाएगा पूरा का समाकलन। तो ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस ये 2 रहेगा ही, एक्स हो जाएगा ई के पावर एक्स का समाकलन, ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस ये 1 हो जाएगा, और ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स और dx। अब ई के पावर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, 2 का मैं गुणा कर रहा हूं तो -2x ई के पावर एक्स, माइनस का माइनस में गुणा +2, और ई के पावर एक्स का समाकलन होगा ई के पावर एक्स, और प्लस हम क्या जोड़ देंगे, कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे। हम चाहेंगे तो ई के पावर एक्स को कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और +2, और प्लस हमने कोई क्या जोड़ा है, कांस्टेंट जोड़ा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने खंड दूसरे के जितने भी सभी सवाल थे उनको हम लोग हल कर ले। अब पुनः हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं हम लोग। दिया है y बराबर 5 cos x - 3 sin x, तो हमें सिद्ध करना है ये। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है, दिया है हमको, क्या दिया है, दिया है कि y बराबर 5 cos x - 3 sin x, ये दिया है, और हमें ये पूछ रहा है 2 बार अवकलन करना है। तो हम एक बार अवकलन करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हम दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं, तो dy बाई dx। इधर भी हम करेंगे तो 5 आपका बाहर हो जाएगा, d बाई dx cos x, -3 बाहर हो जाएगा, d बाई dx sin x। अब अवकलन करते हैं तो 5 cos x का अवकलन होता है -sin x, -3 sin x का अवकलन होता है cos x। ये हो गया dy बाई dx। ये हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमें 2 बार अवकलन करना है, तो एक बार और हम अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का हम पुनः अवकलन कर रहे हैं। एक बार और अवकलन हम लोग कर रहे हैं दोनों पक्षों का। तो अवकलन किया जाए दोनों पक्षों का, तो dy बाई dx है, एक बार अवकलन है, एक बार और करेंगे तो 2 बार अवकलन हो जाएगा, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा, बराबर -5 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा d बाई dx sin x, -3 बाहर हो जाएगा, d बाई dx cos x। अब अवकलन करेंगे
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 साइन एक्स का अवकलन कास एक्स हो जाएगा 3 और कास एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं। माइनस जब मैं कॉमन करूंगा तो ये हो जाएगा 5 cos x, और ये मैं माइनस कॉमन क्या हूं तो -3 sin x। और ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ये y की वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -y, ये -y हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा और बराबर 0। और यही आपको क्या करना था, प्रूव भी करना था। तो इस तरह से यह सवाल हल हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x³ प्रदत्त फलन f n से n में एकाएकी फलन है। तो हमको एकाएकी दिखाना है, अगले सवाल को एकाएकी दिखाना है। तो मैं एकाएकी दिखाता हूं। हमारा फलन f n से n में, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो दिया क्या है, दिया गया फलन है आपका f(x) बराबर x³ और f जो है n से n में एक फलन है, ये हमारा दिया है। तो एकाएकी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि परांत के दो एलिमेंट हम उठाते हैं। तो मानना x1 x2 बिलोंग इन n, ये परांत होता है पहला वाला सेट परांत। इसके बाद हम इनके इमेज को बराबर मानते हैं। माना f(x1) बराबर f(x2). अब जब हम f(x1) बराबर f(x2) माने हैं तो f(x1) का मान यहां से क्या मिलेगा, x1³ और यहां से क्या मिलेगा, x2³। आप देख रहे हैं कि घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाएगा, x1 बराबर x2। तो ये किसकी कंडीशन है, एकाएकी की कंडीशन है। अतः f एकाएकी है, हमारा f का है एकाएकी है। और हमसे प्रूफ भी करने के लिए कह रहा था कि हमारा दिया गया फलन क्या है, एकाएकी है। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं और अगला सवाल ये रखा है जो कि वेक्टर से है। तो लिखा है वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b। मैं लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध कर रहा हूं और हमें लाना है 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये लाना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो वेक्टर a का वेक्टर a में मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a। फिर वेक्टर a का वेक्टर b में मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। माइनस वेक्टर b का a में गुणा होगा तो माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। माइनस का प्लस में गुणा हो माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 वेक्टर आता है, ये 0 वेक्टर आ जाएगा। ये वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, जब इसको बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा और माइनस पहले से है तो ये क्वांटिटी आपकी प्लस हो जाएगी, वेक्टर a और ये क्रॉस वेक्टर b हो जाएगा, ये भी 0 वेक्टर हो जाएगा। तो ये सब 0 हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b, यानी 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमें यही प्रूफ भी करना था। अब अगला सवाल हम लोग लेकर चलते हैं। अगला सवाल पुनः फंक्शन से है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंधात x y सच डेट x माइनस y 3 से विभाज्य है
कह रहा है कि तुल्यता संबंध है। यह जो संबंध हमें दिखाना है, इसे क्या दिखाना है? तुल्यता संबंध दिखाना है। ठीक है, तो हमारा समुच्चय क्या दिया है? समुच्चय आपका दिया है, समुच्चय दिया है हमारा n। धन पूर्णांकों का समुच्चय है। धन पूर्णांकों का समुच्चय माने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि एक संबंध दिया है, और संबंध हमारा क्या दिया है? संबंध दिया है r, और ये दिया है x y सच डेट x माइनस वाई 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, ये दे रखा है। और इस संबंध को हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, तो हमें स्वतुल्य दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा और संक्रमक दिखाना होगा। तो पहले मैं दिखाता हूं स्वतुल्यता। रिफ्लेक्सिविटी मैं दिखाता हूं। चलिए, तो स्वतुल्यता दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? उस सेट का कोई एक एलिमेंट उठाते हैं और ये दिखा देते हैं, कोई स्विच एलिमेंट उठाते हैं और यह दिखा देते हैं कि उस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से जरूर जुड़े हैं। माना x बिलोंग इन n का कोई स्विच तत्व है, तब x माइनस x बराबर 0 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? विभाज्य है। बात सही है, विभाज्य है। 0 सभी संख्याओं से विभाजित होता है 0 को छोड़कर, तो x माइनस x बराबर 0 3 से विभाज्य है। तो इस रिलेशन के डिफिनीशन के अनुसार हम लिख सकते हैं x रिलेटेड का लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। उस रिलेशन के डिफिनीशन के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं? x रिलेटेड x, और यह स्वतुल्यता की कंडीशन है। अतः r स्वतुल्य है। अब हम दूसरा पॉइंट दिखाते हैं, सममितता। सिमेट्रिसिटी, ये दिखाते हैं हम लोग, सिमेट्रिसिटी। तो सममितता में हम क्या दिखाते हैं? 2 एलिमेंट उठाते हैं और x रिलेटेड y होता है तो y रिलेटेड x दिखाते हैं। माना x y बिलोंग इन क्या? n। उस सेट का हमने 2 एलिमेंट उठाया। अब मानेंगे, क्या मानेंगे? मानेंगे x रिलेटेड y, ये मानेंगे। अब हम दिखा देंगे y रिलेटेड x। तो जब हम माना है x रिलेटेड y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। अब हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। y माइनस x 3 से क्या है? विभाज्य है। माइनस कॉमन करने से विभाज्यता पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब माइनस मैं हटा देता हूं तो भी विभाज्यता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। y माइनस x 3 से क्या है? विभाज्य होगा, विभाज्य है। अब जरा देख सकते हैं, अब इस डिफिनीशन के आधार पर यदि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो x रिलेटेड y है। तो यहां पर भी y माइनस x 3 से विभाज्य है, इसका मतलब y रिलेटेड क्या है? x है। तो देखिए यहां पर x रिलेटेड y मानकर मैंने y रिलेटेड क्या दिखा दिया? x दिखा दिया। अतः हमारा r क्या है? सममित है। सममित है। तो हमने अपने संबंध को स्वतुल्य दिखा दिया, सममित दिखा दिया। हमें तुल्यता संबंध दिखाना है तो हमें दिखाना होगा, संक्रमक भी दिखाना होगा। तो चलिए अब मैं अपने फलन को संक्रमक भी दिखाता हूं, और संक्रमक दिखाने के लिए हम 3 एलिमेंट उठाते हैं। संक्रमक यदि हमें दिखाना है तो हम 3 एलिमेंट लेते हैं। तो माना
तीन एलिमेंट उठाइए, माना x y z बिलोंग इन n। मैंने उस सेट के तीन एलिमेंट उठाए। अब हम मानते हैं, माना x रिलेटेड y एंड y रिलेटेड z। हमने माना, क्या माना? x रिलेटेड y माना और y रिलेटेड z माना। अब हमें यह दिखाना होगा कि x रिलेटेड क्या है, z है। तो चलिए, x रिलेटेड y का मतलब क्या है? डिफिनीशन के आधार पर यह हो जाएगा x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। y रिलेटेड z है, इसका मतलब क्या है? y माइनस जेड 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब एक बात जरा सोचिए, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, y माइनस 3 से विभाज्य है। यदि दो संख्या एक ही संख्या से विभाज्य होती है तो उनका योगफल भी उस संख्या से क्या होता है? विभाज्य होता है। यदि दो संख्याएं एक ही संख्या से विभाज्य हो, एक ही संख्या से विभाज्य हो तो उनका योगफल भी उस संख्या से विभाज्य होगा, उस संख्या से विभाज्य होगा। तो इसी का यूज करेंगे हम, विभाज्य होगा। यहां पर दो संख्या हैं, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, y माइनस जेड 3 से विभाज्य है। अतः x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा, y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब जरा इस ब्रैकेट को ओपन करिए, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब एक बात बताइए, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड 3 से विभाज्य होगा, 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब जरा एक बात बताइए, इस रिलेशन के डिफिनेशन के आधार पर x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो x रिलेटेड y है। उसी तरह से हमारा x माइनस जेड 3 से विभाज्य है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x रिलेटेड z। इसका मतलब x रिलेटेड y रिलेटेड z मानकर हमने दिखा दिया x रिलेटेड z है। अर्थात f क्या है? संक्रमक है। f क्या है? संक्रमक है। हमने संक्रमक दिखा दिया, ठीक है। तो हमारा फलन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। अतः f n पर एक क्या है? एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के सभी भाग के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सवाल हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि PA बराबर दिया है, PA बराबर आपका दे रखा है 3/5 और PB बराबर दे रखा है 1/5। ये दे रखा है। आपसे कह रहा है कि A और B स्वतंत्र घटना है। चूंकि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः क्या होगा? अतः PA इंटरसेक्शन B बराबर होगा PA और इंटू
पीबी, तो पीए की वैल्यू दे रखा है 3/5 और पीबी की वैल्यू 1/5। गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 5 पचे 25। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और ये दे रखा है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो cos स्क्वायर x होता है चाहे sin स्क्वायर x होता है, तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम लोग cos 2x के फार्मूले का यूज करते हैं। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये -1 है, इधर जाएगा तो +1 cos 2x + 1, और 2 गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में, यह हो जाएगा cos स्क्वायर x की वैल्यू। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगा cos 2x + 1/2। तो यह वैल्यू हम इसमें रख देंगे। क्या हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर x की वैल्यू ये है cos 2x + 1 और /2 और dx है तो dx। यह 1/2 बाहर हो जाएगा। इसका अलग समाकलन हम लोग कर लेते हैं 0 से π/2 cos 2x dx और प्लस 1 का अलग समाकलन कर लेते हैं 0 से π/2 1 dx। cos 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, cos का समाकलन हो जाएगा sin x। sin का अवकलन cos होता है तो cos का समाकलन sin। तो ये हो जाएगा sin 2x, और x का जो गुणांक होता है उससे हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा 0 से π/2। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 से π/2। अब इसको हम हल करते हैं, पहले π/2 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, ठीक है। तो 1/2 हम चाहेंगे तो यह 2 बाहर भी कर सकते हैं, ये मैं 2 बाहर कर लेता हूं, ये 2 बाहर हो गया। यहां पर हम π/2 रखेंगे तो sin 2 × π/2 माइनस 0 रखेंगे, sin तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहां पर π/2 रखेंगे प्लस π/2, लोअर लिमिट को घटा देंगे 0, ये कैंसिल हो जाएगा। sin 180 और sin 180 का मान जो होता है वह 0 होता है। 1/2 ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और प्लस ये हो जाएगा π/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। टोटल वैल्यू 1/2 × π/2 बचेगा, 1/2 × π/2 अर्थात कुल मिलाकर हो जाएगा π/4। तो ये आपका आंसर हो गया π/4। आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल अवकल समीकरण से है y log y dx माइनस x log y बराबर 0। इसका हमें व्यापक हल पूछ रहा है। इसका हमें क्या पूछ रहा है, व्यापक हल पूछ रहा है कि व्यापक हल क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। y log y dx माइनस x dy बराबर 0। ये अब हम लोग क्या करते हैं, चरों को अलग अलग करते हैं। चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक किया जाए तो ये माइनस से इधर लेकर आ जाइए, y dy dx बराबर x dy। ये log y है, log y। अब क्या करिए, x को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाटा में ये चला जाएगा इधर, y log y, और ये आ जाएगा इधर x dx बटा में x, ये हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन करते हैं, दोनों पक्षों का
समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन किया जाए, समाकलन 1/y log y dy बराबर समाकलन 1/x dx। ये तो log y को हम लोग t मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का समाकलन करना है तो इसको जरा t मान लेते हैं। माना log y बराबर t, तो log y का अवकलन 1/y और y का अवकलन dy और ये t का अवकलन का हो जाएगा dt। ये रख दीजिए इधर, तो 1/y dy, 1/y dy की वैल्यू हो जाएगी dt और 1/log y, तो log y को माने t, 1/t हो जाएगा बराबर समाकलन 1/x dx। तो 1/t का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, log t आ जाएगा, और 1/x का समाकलन करेंगे तो log x हो जाएगा, और हम कांस्टेंट भी जोड़ लेते हैं, log c जोड़ लेते हैं। यहाँ पर log t बराबर हो जाएगा log, ये log की प्रॉपर्टी से x इंटू c हो जाएगा, ये log कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा x इंटू c। ये एंटी लॉग लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब t की वैल्यू हम रख देते हैं, t की वैल्यू है log y और x इंटू c है तो यह x इंटू c हो जाएगा। ठीक है, चाहेंगे तो इसको एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस e है तो ये हो जाएगा e के पावर xc इक्वल टू क्या हो जाएगा y। तो ये आपका दोनों सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल वृद्धिमान के लिए पूछा है कि निरंतर वृद्धिमान किस अंतराल में होगा। तो इस सवाल को हम लोग हल करेंगे निरंतर वृद्धिमान के लिए। चलिए हल किया जाए। तो दिया है fx बराबर दिया है 2x³ माइनस 3x, 2x² माइनस 3x, ये स्क्वायर है, और वृद्धिमान और ह्रासमान निकालना होता है तो हमें अवकलन करना होता है, f' x निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4x माइनस 3। ये आपसे पूछा है कि वो अंतराल ज्ञात करिए जिसमें निरंतर वृद्धिमान है। तो निरंतर वृद्धिमान के लिए क्या होता है, निरंतर वृद्धिमान के लिए, निरंतर वृद्धिमान के लिए, निरंतर वृद्धिमान के लिए f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो 4x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तो 4x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाएगी, अर्थात x ग्रेटर देन 3/4 हो जाएगी। तो इसको अंतराल के रूप में आप लिख सकते हैं, x का मान 3/4 से बड़ा है, 3/4 से बड़ा है, तो कहां ले बड़ा होगा, 3/4 से बड़ा होगा तो कहां ले, अनंत ले हो जाएगा। तो x बिलोंगिंग हो जाएगा 3/4। अतः वह अंतराल क्या है, अतः वह अंतराल क्या है, 3/4 से क्या है, अनंत है। इसमें दिया है निरंतर वृद्धिमान है, ये भी दे सकता है कि निरंतर ह्रासमान है, तो उस कंडीशन को भी मैं सॉल्व कर देता हूं। निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए तो कुछ नहीं दिक्कत है, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा। यहां पर उसकी कंडीशन होती है f' की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, तो क्या हो जाएगी, 4x माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा, तो x लेस देन 3/4 हो जाएगा। तो x का मान 3/4 से कम, तो 3/4 से कहां ले कम, माइनस अनंत ले, ये हो जाएगा। अर्थात वह अंतराल, अतः वह अंतराल क्या है, वह अंतराल माइनस अनंत से 3/4 है, जिसमें फलन क्या है, ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर क्या है, ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सवाल दिए गए थे, इन चारों सवालों को हम लोगों ने हल कर लिया। तो ये मॉडल पेपर के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया। बाकी क्वेश्चन हम अगले आने वाले वीडियो में आपको भेजते रहेंगे। तो आप ये जितने भी सवाल है, यदि आपको पसंद आते हैं तो आप कृपया करके इन सभी क्वेश्चनों को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।